नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशा की ज़ुबानी पर। आज मैं आपके लिए सी सीक्रेट अमीरज़ादा का एपिसोड 2 लेकर आया हूँ कि पापा उसकी शादी हान जैसे गरीब से करवा दी। सनाया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अहान की तरफ देखकर उससे कहा, यह विक्की भाई सच में पागल है क्या? उस ब्रीफकेस में 50 लाख रुपए कैश थी, जैसा कि विक्की भाई ने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में कहा था। यह तो मैं अनएक्सपेक्टेड हूँ अहान, हम यह नहीं ले सकते। अगले ही पल सनाया ने वह ब्रीफकेस को बंद करने का मन बना लिया। जैसे ही उसने ब्रीफकेस को बंद किया, उसके लिए अपना हाथ लगाया, सनाया की नज़र एक नोट पर पड़ी और फिर उस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। मिस सनाया, मैं जानता हूँ कि आप यह पैसे लेने से मना कर देंगी, लेकिन यह पैसे सैरी गिल ने आखिरी बार आपको किडनैप करने के लिए दिए थे। माफ़ी के तौर पर ये आपको वापस भेज रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगी। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। अब तो यह पैसे रख ही लेते हैं। आपको जो भी फैसला है, मैं आपके साथ हूँ। हम आधे पैसे रख देंगे और बाकी के आधे मतलब 2 लाख रुपए के दे देंगे। ओके। रात के डिनर के बाद सारा काम ख़त्म करके अहान अपने कमरे में चला गया। अहान के कमरे के दरवाजे किसी पे नॉक करने की आवाज़ आई। अहान ने अपना फ़ोन रख दिया और कहा, आजा, दरवाज़ा खुला है। तो बाहर से सनाया अंदर आई। सनाया, यहाँ आप? क्या हुआ? यहाँ आने के लिए मुझे किसी वजह की ज़रूरत है, वो मतलब नहीं था। आप जब चाहें यहाँ आ सकती है। आन के ऐसा कहा तो सनाया ब्रीफकेस होकर आहान की विक्की भाई ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करना है? हमारे पास 2 लाख रुपए है, क्या किया जाए? सनाया, अगर आप चाहे तो कुछ खरीद सकती हैं या किन्हीं अवेस्ट इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर सेविंग भी कर सकती है। आपको जो भी डिज़ाइन या डिसीजन होगा, मैं आपके साथ हूँ। अहान, मैंने सोच लिया है कि मुझे उन 2 लाख रुपए से क्या करना है। सनाया, आप जो भी चाहती है मैं आपको सपोर्ट करूँगा। कन्फर्मेशन आने के बाद सनाया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर हम इन पैसों से तुम्हारे लिए कमाल की कार खरीदेंगे जो तुम्हें पसंद आए। शान सना की यह बात सुनकर अहान दंग रह गया। क्या देखो अहान, अब यह डिसाइड हो गया? तुमने कहा था कि तुम मना नहीं करोगे। सनाया ने इस बार अपना मन पक्का कर लिया था कि वह अहान के लिए कार खरीदना चाहती है, मगर अहान ने उससे कहा, सनाया, इस बार सब की क्या ज़रूरत है? मैं कार का क्या करूँगा? अहान अपनी बात कर ही रहा था कि सनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से की तरफ देखकर बोली, अब क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? कि ऐसी बात नहीं है तो तय कर रहा, कल सुबह जाकर हम अच्छी कार खरीदते हैं। अपनी बात कहने के बाद सनाया अहान के कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद अहान बेड पर लेट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसा महसूस कर रहा था। आज अहान का दिल एक बहुत ही नई सी लेकिन जानी पहचानी सी राहत को महसूस कर रहा था। इस बारे में सोचते हुए कब अहान सो गया उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह जैसे कि उन दोनों ने डिसाइड किया था, सनाया और अहान कार खरीदने के लिए शोरूम में चले गए। सनाया ने एक से एक कमाल की कार देखकर दंग रह गई थी, मगर उसे अहान के लिए एक भी सही नहीं लगा। सनाया ने सेल्स पर्सनल से कहा, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी सजेस्ट कार कर दें कि जो मेरे हस्बैंड की पर्सनैलिटी से मैच करती हो। सनाया की यह बात सुनकर उसे सेल्स पर्सनल का मुंह बन गया, लेकिन उसने हाँ मैं अपने सर से हिला दिया ताकि सनाया नाराज ना हो। आपने दूसरे कलीग के पास जाते हुए सेल्स ने पर्सनल धीमी आवाज में कहा, इन मैडम का हस्बैंड एवरेस्ट से लड़का
ही है, जरा देखो कैसे उसे चुपचाप खड़ा है। यह मैडम उस लड़के से जितना कैरिंग अंदाज में पेश आ रही है, यह बात तो डिजर्व नहीं है। लड़के से ज़्यादा हस्बैंड मैं हूँ, यह बात तो सेल्स पर्सन सुन ही रही थी। वह एक लड़की थी। उसने अपने कलीग से कहा, क्या तुम अंधे हो? वह, सर कुछ काम हस्बैंड नहीं है, तुम उन्हें अपनी बेस्ट कार दिखाओ। नहीं, तुम रहने दो, मैं दिखाती हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने अपनी बात कही और अहान और सनाया को एक कार के पास ले गई। इस वक्त वो कार एक नई लिमिटेड एडिशनल कार को देख रहे थे। सनाया ने उस सेल्स पर्सन लड़की से कहा, हम यह कार लेना चाहते हैं, क्या हमें यह आज मिल सकती है? आज क्यों? आपको यह कार अभी मिल सकती है। आप बाकी की प्रोसीजर के लिए मेरे साथ आइए, आधे घंटे में आप यह कार ले सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद आहान और सनाया अपनी कार में बैठे हुए थे। आहान को इस कार में एक अजीब सा कंफर्ट फील हो रहा था। तो चलें, सनाया बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने हामी भर दी और कार शुरू की। दोनों के लिए भी यह राइड बहुत ही यादगार होने वाली थी। सनाया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और मैसेज खोलने के बाद सनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, मैंने कार का फोटो रूपल को सेंड किया था। वह कह रही थी कि नए बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। यह सुनकर आहान भी स्माइल करने लगा। अचानक से सनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान तुम्हें बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय? यह सुनकर आहान ने सनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर यह बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद सनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उन्होंने फिर आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम? सनाया ने कुछ सोचा और मन ही मन में बोली, क्या हान जानता है कि वो कितने अच्छे फ्लर्ट कर लेता है? ओ गॉड, सनाया ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने फिर कार ड्राइव कर रहे आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों? मगर इससे पहले कि सनाया अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोर की आवाज़ आई। आहान ने तुरंत कार का ब्रेक लगा दिया। एकदम से कार रोकने की वजह से जोर की आवाज़ गूंजी। सनाया ने आंखें खोली तो देखा कि एक मिडिल एज औरत सड़क पर गिरी हुई थी। तो वह अच्छा था, आहान का ध्यान रास्ते पर ही था, वरना शायद इस औरत को लगा जाता। सनाया, क्या आप ठीक हैं? सनाया बहुत घबराई हुई थी, मगर जब उसने आहान के हाथ को अपने सामने पाया तो वह बेफिक्र हो गई। उसने आहान से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन यह सामने कौन है? क्या उन्हें हमारी वजह से कोई चोट आई हुई है? सनाया ने शौक से होकर जोर से कहा, सीमा बुआ। सनाया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी का नाम सुनकर उनकी आंखें भी शर्पा हो गई। आहान को सीमा बुआ जी खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी उसी हरकत की वजह से सनाया बहुत परेशान हो गई थी। वह सिर्फ पैसे और ज्वेलरी ही नहीं, सनाया के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट और एटीएम कार्ड भी ले गई थी। सीमा बुआ जी ने देखा कि ड्राइवर सीट पर आहान बैठा है। यह देखकर वह गुस्सा हो गई। एक ही पल के अंदर अंदर सीमा बुआ जी के चेहरे पर छाया हुआ डर नफरत में बदल गया। वह गुस्से से चिल्लाते हुए आहान के साइड की विंडो की तरफ आई और उन्होंने आहान की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया। आहान ने उनकी तरफ एक हुसैल नज़र से देखा और खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। विंडो का कांच नीचे होते ही सीमा बुआ जी ने आहान पर बरस पड़ी, बेशरम, एक घर जमाई होने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी अगर मेरी जान चली जाती तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते? सीमा बुआ जी ने यह को खरी खोटी सुनाते हुए कहा।
अहान को वैसे भी इस ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर सनाया ने अहान की तरफ दारी करते हुए कहा, सीमा बुआ जी, आप पहले हमारे कार के सामने आकर रुकी थी, और हाँ, वो भी जानबूझकर। अब अपनी भतीजी की ऐसी बातें सुनकर बुआ जी सीमा जी के तेवर ही बदल गए। वह गुस्से से सनाया को घूरने लगी और सीमा बुआ जी ने नैना नैने सनाया से कहा, समझ लड़की, ना समझ लड़की, तुम यह कैसे बातें कर रही हो? क्या मतलब है कि मैं जानबूझकर बीच में आई थी? मैं तो रास्ते से साइड से आराम से चल रही थी। यह बात तो साफ है कि तुम्हारे इस पति ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। सीमा बुआ जी ने अपनी यह बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। अपने दोनों हाथों को कमर पर रख कर वे ऐसे लगा रही थी मानो आज वह झगड़ा करने की तैयारी से आई थी। अहान ये सारा नाटक देखने के मूड में नहीं था, और सीमा बुआ जी की बातें सुनने के बाद वह और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया। उसने धीमे आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अहान ने तो बस खुद से ही कहा था, लेकिन फिर भी सीमा बुआ जी ने यह बात सुन ली और छिड़का रहना से कहा, तुमने क्या कहा? तुम तो कुछ ज़्यादा से सर पर चढ़ गए हो। मैं बता रही हूँ कि अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अब सनाया ने अहान के अंगेस्ट ऐसी बात सुनने पर वो भी गु हो गई। सनाया अपनी सीमा बुआ जी से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने का इशारा कर दिया। तभी अहान, सनाया और कार के बाहर खड़ी सीमा बुआ जी ने एक आवाज़ सुनी, माँ, क्या आप ठीक हो? कहीं किसी को आपको तंग तो नहीं किया? रतन, मेरे बच्चे, मेरा अच्छा हुआ कि तुम आ गए। रतन को देखने के बाद अहान और सनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डिसिपेटर हो गए ले ली। रतन सीमा बुआ जी का बेटा था। इस लड़के की उम्र 30 पार कर चुकी थी, मगर फिर भी ना यह कुछ कमाता था और ना ही इसके पास कोई जॉब था। रतन की इमेज कुछ खास नहीं थी। वह दिन भर अपने कुछ निठल्ले दोस्तों के साथ किसी न किसी को फंसाकर उनसे जबरदस्ती पैसे ले लेता था और वापस करने का नाम भी नहीं लेता था। इस वक्त रतन के हाथ में एक लोहे का राड था। अपने दूसरे हाथ पर उसने रोड को मारते हुए रतन ने अहान को घूर कर देखा और अपनी माँ से सवाल करते हुए कहा, क्या यह शेखर मामा जी और यामिनी मम्मी का घर जमाई है? हाँ रतन, पता है, तुम्हारे आने से पहले इस अहान के बच्चे ने तो कहा रहा था कि मैंने यह सब जानबूझकर कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना मुझे डर है कि यह लड़का तो आज मेरी जान ही ले लेता। तुम्हारे किस हाथ के मेरी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की? अहान को रतन के इस खतरनाक अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सनाया ने रतन को जवाब देते हुए कहा, रतन, अहान ने सीमा बुआ जी को कोई चोट नहीं पहुंचाई है, और इससे हमारी नहीं, सीमा बुआ जी की ही गलती है। इस पॉइंट पर सनाया को भी थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन रतन को सनाया के गुस्से से क्या डर डर लग सकता था। उसने सनाया का मुंह बंद करते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद करो। तुमने किसी धोखेबाज कहा। अहान के सवाल के जवाब में सीमा बुआ जी ने कहा, क्या मेरे बेटे रतन ने कुछ गलत कहा है? यह लड़की धोखेबाज नहीं है तो और क्या है? उसने अपने बुआ जी और भाई का साथ देते की बजाय तुम्हारे साथ जैसे कचरे के डब्बे का साथ देना सही समझा। हम दोनों उसके खून के रिश्तेदार, हमारे सामने तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान को चुना। सनाया ने वह पति था मेरा। अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरे रिश्तेदार कब से हो? खून के रिश्ते अगर दुनिया में चलते हैं तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। सनाया की यह बात
सुनकर सीमा बुआ जी का चेहरा जम गया। उन्होंने शनाया से कहा, शनाया, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हारा यह पति तुम्हें बड़ों के मुंह लगना सिखा रहा है? शनाया, इससे पहले कि तुम अपने सारे संस्कार और परवरिश छोड़ दो, अपने इस नाकापति को ही छोड़ दो। संस्कार तो चोरी करने में नहीं नजर आते। अब सीमा बुआ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने अपने बेटे रतन की तरफ देखकर कहा, रतन, लगता है कि यामिनी भाभी ने अपने बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसकी माँ ने कुछ नहीं किया तो उसकी बुआ जी उससे अच्छा बर्ताव सिखाएगी। रतन टाटा, बेटा जाओ और इस नालायक लड़की को मेरी तरफ से 1 2 3 थप्पड़ लगा दो। अपनी माँ की बात मानते हुए रतन शनाया की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। रतन शनाया को थप्पड़ मारने वाला ही था कि शनाया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल एक जोर की थप्पड़ की आवाज आई। यह थप्पड़ रतन को पड़ा था। धन्यवाद। अगर आपको यह भाग अच्छा लगा है तो अगले भाग का इंतज़ार कीजिए और हमारे YouTube चैनल आशा की जुबानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।